डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत है और मैं यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ और मैं काम करता हूँ मैपिंग का। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की और उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया और मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट कहा जाता है, यानी कि दुनिया में सबसे अच्छा। मैं ऐसी ऐसी जगह की मैपिंग कर लेता हूँ जो किसी के समझ में नहीं आती। मैं जंगलों की मैपिंग कर सकता हूँ, मैं सुरंगों की मैपिंग कर सकता हूँ, गुफाओं की मैपिंग कर सकता हूँ और इसी के लिए मुझे खास तौर पर बुलाया जाता है। ऐसी जगह जो किसी को समझ ना आए, वहाँ पर जाकर मैं नक्शे तैयार कर देता हूँ और वहाँ कुछ समय मुझे रहना भी पड़ता है। लेकिन अपने काम में माहिर होने का ये फ़ायदा है, आप कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो बाकी नहीं जानते। इसीलिए ऐसे ऐसे घने जंगल जहां लोग भटक जाते हैं, मुझे वहां मैपिंग के लिए बुलाया जाता है और उस जगह की मैपिंग मैं करता हूं और ऐसे नक्शे तैयार कर देता हूं कि उस नक्शे के सहारे वहां पर कोई भी आराम से रास्ता ढूंढ सकता है। मैं कभी भी किसी भी जंगल में नहीं भटकता। भले ही मुझे समुद्र के बीच छोड़ दिया जाए, मैं तब भी वहां से रास्ता ढूंढ ही लूंगा। कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिमाग ऐसा होता है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपने काम के कारण बहुत घमंड में आ चुका हूँ। अब घमंड कहें या गर्व कहें, मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लोगों को ये घमंड लगता है। लोग मेरे पास आते हैं छोटे मोटे काम लेकर और मैं उन्हें भगा देता हूँ। छोटे मोटे कामों को मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं महंगे कामों को ही हाथ लगाता हूँ। जब बड़ी कंपनी खास तौर पर जंगल के बीच कोई फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे हायर करती है तो उस पूरे इलाके का मैप मैं बनाता हूँ। मैं महंगे काम करता हूँ, सस्ते नहीं। और मेरे सामने कोई भी बैठा हो, भले ही वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, मैं उसे बोलने का मौका नहीं देता। डॉक्टर विक्रांत ये मेरा नाम है और मैं इज्जत से बात करना पसंद करता हूँ और शब्द भी इज्जत भरे सुनना पसंद करता हूँ। लोगों को ये घमंड लगे तो मैं क्या करूं? पहले कभी मैं भारत में रहा करता था, लेकिन पीएचडी करने के लिए मैं लंदन में आया था और यहाँ पर पीएचडी करने के बाद यहीं का होकर रह गया। लोगों ने प्यार ही इतना दिया। इसके बाद मुझे जो प्रोजेक्ट मिलते भी हैं वो इंग्लैंड के, जर्मनी के, यहीं तक मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी कई प्रोजेक्ट निपटा चुका हूँ। जहाँ पर भी काम हो मुझे वहाँ पर भेज दिया जाता है और फीस भी मैं मोटी लेता हूँ। लेकिन मैं कोई भी काम भारत का नहीं करता। इसलिए नहीं कि भारत मुझे पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कम पैसे देते हैं। मैं भारत के कई ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं जो मुझसे काम तो करवाना चाहते हैं लेकिन मोटी रकम देना नहीं चाहते। और वैसे भी अब मुझे भारत से लगाव नहीं रहा था, इसीलिए मैं इंग्लैंड का होकर रह गया था। इस बार तमिलनाडु के एक बहुत बड़े रईस ने मुझे एक काम सौंपा था। उसने मुझसे बात करते हुए कहा था कि यहाँ तमिलनाडु में पुरानी गुफाएं मिली हैं और वो मानते हैं कि इन गुफाओं में कोई धार्मिक चीज़ मिल सकती है। मैं धर्म से दूर रहना ही पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें फीस बहुत कम मिलती है। लेकिन ये कोई शाही परिवार का आदमी था जो बिजनेसमैन बन गया था और उसने मुझे इतनी बड़ी रकम ऑफर की थी जितनी यहाँ इंग्लैंड में भी नहीं की जाती। शायद लोग धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होते होंगे और वहाँ कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में मैं जान सकूं। मैंने कहा हाँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैं भारत में करने वाला था। मैपिंग का सारा सामान लेकर मैं सीधा तमिलनाडु में पहुँच गया था। बचपन में कभी यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया था और ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन विदेशों में घूमने के बाद अपना भारत अच्छा नहीं लगता, मेरा ये मानना है। और इस बार भी यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कभी जो चीज़ें बढ़िया लगी थी अब वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मैं सबसे पहले उस बड़े से महल में गया था। वो रईस इतने बड़े महल में रहता था और उसके सामने मैं इतनी अकड़ से बात कर रहा था।
मैं भी बड़े से बंगलों में रहता हूँ, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अगर उसने रोब मारने की कोशिश की तो मैं भी उसे नानी याद दिला दूंगा। इस तरह हम बड़े से महल में उन बड़े बड़े सोफों पर बैठे हुए थे और सच कहूं वो इतना अमीर इंसान इतने प्यार से बात कर रहा था। मुझे कोई भी अमीर इंसान इतने प्यार से बात करने वाला मिला ही नहीं। हर किसी को पैसे का घमंड होता है, शायद जैसे मुझे पैसे का घमंड था, लेकिन वो इस तरह से सर झुकाकर मेरी बातें सुन रहा था और अपनी बातें कह रहा था। यकीन कीजिए मैं एक भी गलत बात कहने से डरने लगा था। हमेशा मैं हर किसी की आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था ताकि सामने वाले को नीचा दिखा सकूं और बता सकूं कि मैं कितना बड़ा हूं। लेकिन जब सामने वाला आपकी इतनी ज़्यादा इज्जत करे तो आपको भी इज्जत करनी ही पड़ती है, आप मजबूर हो जाते हैं। मैं उससे बातें करता रहा और मैंने जितनी फीस कही वो देने को तैयार था। अब इसके बाद घमंड दिखाने की बात ही नहीं थी। मैंने हामी भर दी और मैंने कहा मुझे 10 दिन चाहिए, मैं सारा सामान यहाँ पर मंगवाना चाहता हूँ, वो बहुत महंगा है। और उस रईस ने खास तौर पर अपने प्राइवेट जेट से वो सामान मंगवाने की बात की थी। वो चाहता था कि मैं 5 दिन के अंदर वो मैपिंग पूरी कर लूँ। लेकिन मैंने कहा जब भी मैं किसी गुफा के अंदर जाता हूँ मुझे पता नहीं होता मैं कितने दिन वहाँ पर रहने वाला हूँ। मैं ढेर सारा सामान लेकर जाता हूँ और मैं नहीं जानता इस बार वहाँ पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। आप जैसे कि कह रहे हैं ये धार्मिक गुफाएं हैं और इसके अंदर प्राचीन काल की कोई तकनीक छिपाई गई है। मैं दिमाग में सोच रहा था प्राचीन काल की कौन सी तकनीक हो सकती है। कोई घड़ा होगा, कोई पुरानी बर्तन मांजने वाला सामान होगा या किसी तरह की कोई छड़ होगी, हो सकता है कोई तलवार भी हो। इससे ज़्यादा उन्नत चीज़ इन गुफाओं में थोड़ी ना मिलने वाली है। मेरा मानना था प्राचीन काल के लोग उन्नत नहीं थे, वो बस कथाएं हैं जो झूठी हमें बताई जाती हैं। लेकिन वो रईस आदमी बहुत धार्मिक था। उसका मानना था इन गुफाओं में वो चीज़ें हैं जो अब तक इंसानों ने बनाई ही नहीं है। यहाँ कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इन गुफाओं के अंदर दुनिया का रास्ता है, लेकिन किस दुनिया का रास्ता है ये बताया नहीं गया। मुझे मैपिंग के लिए बुलाया गया था और कहा गया अगर तुम्हें नीचे कोई हथियार मिलता है, कोई उन्नत चीज़ मिलती है तो उसके बारे में भी बताना है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कैसे लोग हैं, प्राचीन इंसानों को उन्नत मांगते हैं। देखते हैं अंदर जाकर क्या मिलता है। 1-2 घड़े निकाल कर तो लेकर आऊँगा ज़रूर मैं। इसके बाद पूरी तैयारी कर ली थी मैंने। 5 दिन मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा करने में लगाए जो मेरी बात माने। मैं कई लोगों को बाहर छोड़ने वाला था जबकि 1-2 को अपने साथ लेकर उन गुफाओं के अंदर जाने वाला था। ज़्यादातर ये लोग होते जो खाने पीने का सामान और मेरे काम का सामान मेरे साथ लेकर चलते। इसी के साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेने पड़ते क्योंकि कई दिन गुफाओं के अंदर बिताना बहुत जोखिम भरा होता है। 5 दिन बाद जहाँ से उन गुफाओं की शुरुआत होती वहाँ पर मैंने छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनवा ली थी। वहाँ पर रहने का सारा सामान मंगवा लिया था। वहाँ पर 1-2 लोग बाहर ही रहने वाले थे और अगर अंदर से इमरजेंसी का संकेत उन तक पहुँचता तो बाकी लोगों को बता देते। मैं अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा मेरे पास सामान कौन कौन सा होता है ताकि आप समझ पाएँ अंदर क्या क्या होगा। मैं सबसे पहले एक GPS लेकर चलता हूँ ताकि अगर हम गुफाओं में खो जाएं या हमें चोट लग जाए तो GPS के सहारे बाहर से लोग आकर हमें अंदर बचा सकते हैं। अगर सुरंग ढह भी जाए तो मैं एक ऐसा कवच लेकर चलता हूँ जो अंदर हमें बचाए रखेगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं जो सांस लेने में परेशानी होने के बाद हमें ऑक्सीजन पहुँचाती रहे। इस तरह कई औजार, कई हथियार भी लेकर चलना पड़ता है। कई बार यहाँ पर ऐसे जानवर छिपे हुए होते हैं जो हमला कर देते हैं। इससे बचने के लिए भी मेरे पास सारा सामान होता है। बाकी एक नोटबुक, एक पेन और इस तरह के ट्रैकर भी मैं लेकर चलता हूँ जो रास्ते में जगह जगह लगाने होते हैं ताकि पहचान कर पाऊँ बाहर कैसे निकलना है। आपको बता दूं मैं वो इंसान हूँ जो घने जंगल के बीच से बाहर निकल आता है और मुझे एक खरोंच तक नहीं लगती। बाहर के इन झोंपड़ों में हमने ढेर सारा खाने पीने का सामान, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भी यहाँ पर रख चुके थे। उसके बाद तैयारी की। सुबह के 6 बजे हमने उस सुरंग के अंदर जाना शुरू कर दिया। 2 लोग थे मेरे पास। भारी भारी सामान उन्होंने उठा रखा था और बाकी गैजेट्स मैंने उठा रखे थे। हम सुरंग के बिल्कुल अंदर की तरफ चलने लगे।
जैसे जैसे मोड़ आते गए वहां पर मैं खास निशान बनाता गया। ये निशानों से पता चलता है मुझे किस दिशा में जाना है, और अगर वापस आते समय ये निशान मिले मतलब मैं घूम रहा हूँ। इस तरह निशान लगाते लगाते मैं गुफा के काफी अंदर तक जाने लगा। ये बिल्कुल सूखा इलाका है और ऊपर कोई भी नदी नहीं बहती, लेकिन एक ऐसी जगह पर हम पहुंचे थे जहां पर नदी बह रही थी, अंडरग्राउंड नदी, और इतने अंदर तक इन गुफाओं में कोई आया तक नहीं था। मुझे उस बिजनेसमैन ने बताया था कि इसे प्राचीन काल की पवित्र गुफाएं कहा जाता है। इसी के साथ शापित गुफाएं भी कहा जाता है। इसके अंदर जाने से हर कोई डरता है। माना जाता है कि भगवान की शक्ति भी यहाँ पर समाई हुई है, लेकिन वो शक्ति देखने के बाद हर कोई घबरा जाएगा। हमारे दिमाग में उतनी क्षमता नहीं है कि वो शक्ति को हम देख पाएं। ये सोचकर हर कोई अंदर आने से डरता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। इसीलिए ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था। अब मैं जानता था लोगों के डर के पार पहुंचकर मुझे इज्जत भी बहुत ज्यादा मिलेगी। ऐसे शापित काम करने के बाद ही लोग आपको इज्जत की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हम और आगे बढ़ने लगे थे और मेरे दो साथी अभी से घबरा रहे थे। मैं जहां जहां कदम रखता उनके पैर भी वहीं वहीं टिकते। वो कह रहे थे वो कोई भी शाप लेना नहीं चाहते और वो एक भी कदम मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहते। उस नदी तक पहुंचकर मैंने एक बोतल पानी की भर ली। ये बिल्कुल ताज़ा पानी था और बहुत ज़्यादा साफ। मैंने इसका TDS भी चेक किया था। ये पीने लायक पानी था और कहीं ना कहीं से तो आ रहा था। आसपास कोई नदी नहीं थी तो ये पानी कहाँ से आया? अंडरग्राउंड यहाँ पर नदियाँ बहती हैं और लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। यहाँ से पानी ऊपर पहुँचाया जा सकता है और यहाँ पर मैंने वो बड़ा ट्रैकर लगाया था। इसके बाद उस नदी को पार करके हम और आगे बढ़ने लगे और वो एक बड़ी सी जगह थी। ये गुफाएं कम, सुरंगें ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में उस मिट्टी को खास तौर पर बिछाया गया हो ताकि पैर अच्छे से टिक पाएं। अमूमन ऐसी गुफाओं के अंदर जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। कई बार फिसल कर चोट लगने के चांस बढ़ जाते हैं और मेरे साथ जो भी जाता है उसे चोट ज़रूर लगती है। लेकिन मेरे साथी मेरे कदमों को फॉलो कर रहे थे और मुझे अच्छा लग रहा था। वो बचेंगे तो मुझे इज्जत ज़्यादा मिलेगी, अगर कहीं उन्हें चोट लग गई तो मेरी भी तो बदनामी होगी। मैंने एक बड़ा सा गैजेट भी पकड़ा हुआ था। उसमें मैं नक्शा बनाता जा रहा था और वही नक्शे मैं सेंड कर रहा था अपने दो साथियों को भी। कभी कभी ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमें अकेले अकेले होना पड़ जाता है। मैं इस जगह की मैपिंग अच्छे से कर लूँगा और कहीं मैं इनसे दूर निकल गया तो फिर वापस जा सकते हैं इस मैप के सहारे। इसीलिए उन्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा था। अब तक हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ से वापसी का रास्ता काफ़ी आसान था। यहाँ तक हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और हम ज़्यादा नीचे तक भी नहीं गए थे। अब और आगे बढ़ते बढ़ते कई बड़े बड़े गुफाओं के हिस्से आने लगे। यहाँ के पत्थर चमकीले थे। ये धातुएं थी। कौन सी धातु मैं बता नहीं सकता, लेकिन चमकते हुए पत्थर ये बयां करते हैं कोई ना कोई धातु उनमें मिली हुई है। ये तो अच्छे संकेत हैं। यहाँ से खुदाई करके काफ़ी महंगी चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं। लेकिन वो चमकदार पत्थरों के आगे एक ऐसी गुफा थी जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं सा था। ऐसा लग रहा था सफ़ेद धुएं की चादर ने उस गुफा को रोक रखा हो। लेकिन ये ठंडा धुआं था जो ज़मीन पर बैठा हुआ होता है, ऊपर की तरफ नहीं उठता। और वो छोटी सी जगह से धुआं बाहर नहीं आ रहा था, जैसे वहीं पर घूमे जा रहा था। मैंने अपने साथियों को कहा हमें इस धुएं की चादर के अंदर जाना होगा, मास्क पहनना होगा ताकि हमारी सांस ना घुटे, और ये भी देखना होगा अंदर है क्या चीज़। मेरे वो साथी मना करते जा रहे थे। वो डरे हुए थे। उन्होंने कहा था ये प्राचीन काल की कोई शक्ति लगती है, हम इसे छू नहीं सकते, ये कोई श्राप भी हो सकता है। मैं उन्हें मनाता रहा और उन्होंने कहा वो अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं इसके अंदर जाऊंगा और उसके बाद बाहर निकलूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा यहाँ से बचकर भी आया जाता है। वो बाहर ही खड़े थे और मैं इस अलग चमकदार धुएं की चादर से ढकी उस गुफा के अंदर गया था। मैंने जैसे ही उसके अंदर पैर रखा ऐसा लगा कोई और चीज़ है जो आगे मुझे बुला रही है। हवा की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ बंद गुफाओं में नहीं आती। खुले समंदर के पास जो पेड़ लहराते हैं वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं। कदम बढ़ाते बढ़ाते मैं आगे गया और आगे टॉर्च की ज़रूरत नहीं थी। घने पेड़ दिखे मुझे और ऊपर आसमान।
हम गुफा के बहुत नीचे थे और यहाँ आसमान दिखना मेरी समझ से बाहर था। ऐसी कौन सी खुली जगह में पहुंच गए? यहाँ तमिलनाडु में इतना गहरा खड्डा तो कोई है नहीं जहाँ तक हम आ गए हों। ये जंगल का इलाका लग रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो धुएं की चादर होनी चाहिए गुफा के आगे, वहाँ ऐसा नहीं। एक बड़ा सा पत्थर था जिसका आकार गुफा जैसा जरूर था, लेकिन उसके अंदर घुसा नहीं जा सकता था। जहां से मैं बाहर आया था उसके अंदर अब जा नहीं सकता था। तभी मेरी नजर पड़ी, उस पत्थर के ऊपर से सफेद रंग की रोशनी आसमान की तरफ जा रही थी, जैसे किसी ने रोशनी का खंभा खड़ा किया हो। दूर तक ये रोशनी जाती होगी। अगर मैं कई किलोमीटर दूर भी चला जाऊं, शायद इस रोशनी को देख सकता हूं। और तभी मेरी दूर नजर पड़ी, ऐसा ही एक खंभा काफी आगे भी था। मैं पीछे उस पत्थर में घुस नहीं सकता था और तब समझ में आया, अब आगे निकलने का रास्ता उस दूसरे खंभे में होगा। वो रोशनी का खंभा, वहां पर भी शायद ऐसा पत्थर होगा और शायद उस पत्थर के अंदर जाने के बाद वापस मैं गुफाओं में जा सकूं। अब इस जगह की मैपिंग कैसे करूं? ये तो जंगल का इलाका है और मैं जो भी गैजेट्स लेकर आया था वो सारे गुफाओं वाले लेकर आया था। यहाँ मैं ढेर सारे ट्रैकर नहीं लगा सकता, मैं ट्रैकर वेस्ट नहीं करना चाहता। अब उस बैग को लेकर मैं आगे बढ़ने लगा था। खुले आसमान की ये शुद्ध हवा बहुत अच्छी लग रही थी। गुफा में घुटन घुटन के बाद खुली हवा ने मुझे खुश कर दिया था। अब मैं हाथ में वो बड़े से चाकू को लेकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ कोई जानवर भी मुझ पर हमला कर सकता है। आसपास पेड़ों पर कई बंदर दिख रहे थे और ये बंदर भी काले रंग के थे। ऐसे अजीब से बंदर मैंने कभी नहीं देखे। काले रंग के या तो चिंपैंजी होते हैं या लंगूर होते हैं, लेकिन ये बंदर थे जिनके शरीर पर आए हुए बाल काले रंग के थे। अजब सी प्रजाति, और इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने तक को नहीं मिलता। शायद भारत में इन पर रिसर्च होती ही नहीं होगी। हंसता हुआ ये सोचकर मैं आगे बढ़ चला था। जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया, मुझे कोई पगडंडी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था इन झाड़ियों को चीरा तो गया है, रास्ता तो बनाया गया है, लेकिन ज़्यादा लोग इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ते हैं। कौन से एरिया में हूँ मैं? यहाँ ऐसा घना जंगल ज़रूर है, लेकिन आसपास लोग ज़रूर रहते होंगे। मुझे किसी इंसान को ढूंढना होगा, और इस तरह आसमान में रोशनी को क्यों छोड़ा गया है, ये समझ से बाहर था। मैं और आगे बढ़ता गया, और जैसे ही एक घने से पेड़ के पास पहुंचा, वहां लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये आदिवासी जैसे लोग लग रहे थे। इन्होंने एक भी कपड़ा पहन नहीं रखा था, पूरी तरह से नंगे लोग थे, और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हाथ में भाला लिए, उन्होंने नाक में एक बड़ी सी चेन लटका रखी थी और सर पर किसी के भी बाल नहीं था। उनके शरीर पर भले ही ढेर सारे बाल थे, लेकिन शरीर को गोदा हुआ था। उन इंसानों का कद भी लगभग 10 से 12 फुट का था। बड़े बड़े इंसान, और उन्होंने मुझे घेर रखा था। अब मैं इस चाकू से उनका क्या बिगाड़ पाता? चमकदार चाकू मेरे पास और लकड़ी के भाले उनके पास। वो अजीब सी भाषा में मुझे कुछ कह रहे थे। वो भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तमिलनाडु की भाषा मुझे आती है, लेकिन ये कुछ और बोल रहे थे, और बीच बीच में कुछ शब्द पहचान में आ रहे थे। बार बार मैं उन्हें समझाता रहा, मैं यहीं का हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। हुआ क्या मैं जान नहीं पाया, लेकिन उस चमकदार चाकू को जैसे ही मैंने उनके सामने रखना शुरू कर दिया, उसके नीचे से एक लाल रंग की लाइट निकलती है, जहां से हाथ में ग्रिप होती है। उस लाइट को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान, और उन्होंने घुटने टेक दिए थे, मेरी तरफ सर करके जैसे मुझे सलाम कर रहे थे। मैं उनके सामने खुद को बड़ा महसूस कर रहा था, और मैंने उनको इशारा किया हटने का। वो चारों तरफ हट गए और मेरे लिए जैसे एक रास्ता बना दिया। मेरे चाकू की धार उनकी तरफ थी, क्योंकि मैं डरा हुआ था कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दें। फिर भी वहाँ रास्ते से मैं आगे बढ़ा, पीछे देखता हुआ और भागता हुआ उस रोशनी का पीछा करने लगा। यहाँ मुझे अजीब अजीब से जानवर दिख रहे थे। मैं बता नहीं सकता ये कौन से इलाके में पहुंच आया हूँ जहाँ हर जानवर बदला सा है। गैंडे का आकार काफी छोटा है, बंदर काले रंग के हैं, और हाथियों के बड़े बड़े दांत। यहाँ 5 दांतों वाले हाथी देखे मैंने, 2 सूंड वाले हाथी देखे मैंने। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव दिख रहे थे जो छोटे आकार के थे, लेकिन 2 पैरों पर चल सकते थे। मैंने बड़ी सी गिलहरियां देखी जिनके कद 4-4 फुट थे, और वो बंदर जैसी लग रही थी, लेकिन पेड़ों पर चढ़ी हुई थी। पेड़ों के आकार बहुत बड़े बड़े,
क्या ही बताऊं, मैं कैसे इलाके में हूं जिसकी जानकारी तक नहीं है मुझे, लेकिन मुझे रोशनी तक पहुंचना था। डर था मुझे मैं जंगल में भटक ना जाऊं और ये ऐसा एरिया ना हो जहां पर कोई मेरी मदद भी ना कर सके। शायद ये आदिवासियों का इलाका होगा। इसके बाद मैं रोशनी के और करीब जाता गया। जैसे जैसे मैं रोशनी के करीब जा रहा था, मुझे पता चल रहा था ये एक पहाड़ी है, मैं ऊंचाई पर जा रहा हूँ। और उस ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते जब मेरी नज़र पीछे पड़ी, हर तरफ घना जंगल, दूर दूर तक, इतने किलोमीटर दूर तक बस घना जंगल हर तरफ। लेकिन पास में गांव भी था और दूर शहर भी नजर आ जाना चाहिए था। यहाँ सड़क भी दिखनी चाहिए थी। इतना घना जंगल, मैं इतने घने जंगल में तो आया नहीं था। ये क्या हुआ? और इस इलाके की तो मैं मैपिंग तक नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बस उस सुरंग की मैपिंग करना चाहता था और अब एक नई जगह पर पहुंचने वाला हूं। जीपीएस भी मेरा काम नहीं कर रहा था। बार बार वो कंपास भी घूमे जा रहा था, दिशा सही बता ही नहीं रहा था। कैसी जगह में हूं मैं? मुझे अब बस उस पत्थर तक पहुंचना था जो रोशनी छोड़ रहा था। भागता भागता मैं उस पत्थर तक गया और वहां धुएं की चादर थी। मैं उसके पार जा सकता था और मुझे खुशी हुई। मैं पहचानी हुई जगह पर आया, लेकिन मैं गुफा के किस जगह से निकलूंगा ये पता नहीं था। गुफा में जाता हूँ, अगर जगह सही नहीं लगी तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। इसके बाद मैं उस धुएं की चादर में घुसा, लेकिन जैसे ही मैं उससे बाहर आया मेरे होश उड़ गए थे। उस चादर से बाहर निकलते ही मेरे दो साथी सामने। वो कह रहे थे, अंदर कुछ मिला? क्या है अंदर? आप जल्दी बाहर आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान था। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हें तो वो पीछे वाले दरवाजे में होना चाहिए जिसके आगे जंगल है। उन्होंने कहा, हम तो कब से यहीं पर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इधर से तो गए थे, इधर से ही वापस आ गए। और ये दीवार कैसे सख्त सी हो गई? सख्त सी हो गई? ये तो धुएं की चादर है ना। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो धुएं की चादर नहीं, एक सफेद रंग का पत्थर था। जिस पर मैंने हाथ रखा तो वह पत्थर बिल्कुल सख्त था, उसके पार जाया नहीं जा सकता था। अभी मैं उसके पार गया था, एक ऐसे इलाके में जहां घना जंगल था, आदिवासी थे, अजीब जानवर थे। वहां जाकर मैं वापस भी आ गया और मैं किसी और दरवाजे से वापस आया और यहां पहुंच गया। हुआ क्या? मेरी भी समझ से बाहर है। इस चीज को तो मैं मैप भी नहीं कर सकता। तभी मैंने इशारा करके कहा, यहां जो भी हुआ ना, जो मैंने तुमसे कहा, किसी और को मत बताना। हर चीज की मैपिंग करनी होती है, अब उस जगह की मैं मैपिंग नहीं कर सकता। बंद होने वाला ये पत्थर, ये धुआं, कहीं हमें भ्रम तो नहीं हुआ था? हो सकता है वो धुआं मेरे अंदर गया और मुझे भ्रम हुआ, सब कुछ झूठ सा नजर आया। ऐसा भी हो सकता है मैंने अपने चूंटी काट कर नहीं देखी थी। हो सकता है मैं अंदर बेहोश था और उठकर बाहर आया और ये पत्थर कैसे बन गया, बस ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथी भी घबराए हुए थे। मैं पागलों जैसी बात कर रहा था, लेकिन मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी। वो कम पढ़े लिखे, मुझ पर हंस रहे होंगे। मैं गुस्से में कहने लगा, जो भी मैंने कहा मजाक में कहा, चलो मेरे साथ, अब से तुम भी मेरे साथ आओगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं मैं अकेला चला गया और तुम मेरे पीछे आओ ना, वरना अभी वापस भगा दूंगा और ये गैजेट्स भी ले लूंगा। देखो पूरी गुफाओं में भटक भटक कर मरोगे। मानोगे मेरी बात? उन्होंने सर झुकाकर हामी भर दी थी। अब उन्हें साथ लेकर जाऊंगा। अब उस गुफा के उस पत्थर के अंदर तो जा नहीं सकते थे। हम आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और भी ढलान आती गई और ढलान के आगे वैसी ही एक गुफा का रास्ता, जिसके आगे वो सफेद धुएं की चादर। हाथ मैंने लगाया था उस धुएं को, हाथ जा रहा था। ये कोई पत्थर नहीं था, ये धुएं की चादर ही थी। उसके बाद मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया। मैंने उनसे पूछा क्या नजर आ रहा है। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ये कोई भ्रम नहीं था, सच्चाई थी। और मैंने कहा अब मेरे साथ चलना होगा, मैं बताऊंगा तुम्हें अंदर जंगल है या नहीं। शायद ये कोई मायावी गुफा है। जिन चीजों पर मैं यकीन नहीं करता, आज मेरे सामने वो चीजें नजर आ रही हैं। मायावी गुफा जो मुझे जंगल दिखाती है। चलो मेरे साथ। उन्हें लेकर मैं उस गुफा के अंदर घुस गया था। उस सफेद धुएं की चादर को हमने पार किया और हमारे सामने जो आया था, क्या ही बताऊं मैं। ये न्यूयॉर्क की सड़क है, ये टाइम्स स्क्वायर की सड़क है और सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वहाँ काम कर रहे लोग, घूमने आए हुए लोग, और वहाँ बड़ी बड़ी एलसीडी ऊपर की तरफ चमक रही थी। पीछे मुड़ा मैं, गुफा कहाँ है? पीछे गुफा गायब थी। ये एक दरवाज़ा था जो एक रेस्टोरेंट का था।
मुझे नहीं पता उस गुफा से हम न्यूयॉर्क की सड़क पर कैसे पहुंच गए और ये हो क्या रहा है, वो भी समझ से बाहर था। लेकिन जहां हम खड़े थे उसके पीछे ऊपर तक रोशनी जा रही थी, जैसे एक इमारत हो रोशनी की जो उन बादलों से भी ऊपर जा रही थी। ये पहचान थी कि जहां से हम आए थे, और मैंने नजरें घुमाई इधर उधर। दूर एक ऐसी ही चमकदार रोशनी की इमारत दिखी जो बयां कर रही थी कि जाना वहां है, वापस जाने का रास्ता वहां से है। कपड़े गंदे मंदे से, शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। गुफाओं से निकले हुए आदमी इसी तरह गंदे ही तो होते हैं। और गांव में रहने वाले मेरे दो साथी देसी से कपड़े पहने हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर बड़े बड़े बैग लिए। उन बैग में ऐसे ऐसे गैजेट्स कि कोई समझ तक नहीं पाएगा। अब किसी को बताता भी तो क्या बताता, और मैपिंग क्या करूं, न्यूयॉर्क है ये, यहाँ की मैपिंग तो हो चुकी है। तमिलनाडु में एक न्यूयॉर्क बसा हुआ है, मैं पागल तो नहीं हो गया। ये कहते हुए मैं अब आगे बढ़ने लगा था। उन रास्तों से निकलते हुए हर कोई हमारी तरफ देखकर हंस रहा था। वो हंस रहे थे हमारे कपड़ों पर, हमारे शरीर पर लगी हुई गंदगी पर। उसके बाद हम बड़े बड़े बैग अपने सर पर, अपने कंधों पर ढोते हुए आगे बढ़ते गए उन सड़कों से। पास आकर टैक्सी वाले भी रुकते और कहते कहाँ जाना है। मैं क्या कहता उन्हें, वहाँ उस लाइट तक जाना है। किसी को भी वो रोशनी नजर नहीं आ रही थी, ना ये वाली ना वो वाली। कई लोगों से बात की थी हमने, और मेरे साथी भी मेरे पीछे पीछे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। हमारे कपड़ों की तरफ देखकर कुछ पुलिस वालों को हम पर शक होने लगा था। हम पासपोर्ट के बिना यहाँ न्यूयॉर्क तक पहुँच गए थे, और हमारे पास तो वीज़ा तक नहीं था। इन दोनों के पास नहीं था। मेरे पास तो था, लेकिन पासपोर्ट तो मेरे पास भी नहीं था। कहीं ये हमें पकड़ गए तो उसके बाद क्या कहेंगे, हम एक सुरंग से आए हैं, पागल समझेंगे लोग हमें। हम भागने लगे थे और मैंने इशारा कर दिया, टैक्सी में नहीं बैठेंगे, हम इन बिल्डिंग के पीछे पीछे से भागेंगे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे रास्ते पता हैं। बिल्डिंग के बीच बीच से हम भागने लगे, भारी सामान लिए, और वो पुलिस वाले चल चल कर पीछे आने लगे। लोगों से पूछने लगे आखिर वो कहाँ गए अजीब से कपड़ों वाले। बिल्डिंग के पीछे निकलते निकलते आगे वाली सड़क से हम आगे बढ़ चले। वहाँ सामान को एक बड़ी सी टैक्सी में रखवाया और उस टैक्सी को जाने के लिए कहा। हम सीधा पहुँच गए थे उस बड़ी सी इमारत के पास, लाइट की इमारत, और उसके नीचे था एक बड़ा सा रेस्टोरेंट। ये एक बिल्डिंग थी, लेकिन पत्थर का धुएं वाला दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं जानता था ये दरवाज़ा हमें रेस्टोरेंट में नहीं, गुफा में लेकर जाएगा। उस टैक्सी से सामान उतरवाया। अब सोचिए वहाँ से हम भागे क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। कोई सुरंग के अंदर, गुफा के अंदर पैसे लेकर थोड़ी जाता है। हम तो बस टैक्सी वाले का इस्तेमाल कर रहे थे। वो हमारे पीछे गालियां देता हुआ भाग रहा था, और हम आगे आगे सुरंग के अंदर घुसने के लिए। वहाँ पुलिस वालों की भीड़ लग गई थी जो हमें रोकना चाहती थी, लेकिन सामने वाला रास्ता खाली था। भागते भागते हम सीधा उस जगह के अंदर, धुएं को पार किया हमने और पहुंच गए उस सुरंग के अंदर। हम उस गुफा में थे और तीनों को सांस चढ़ी हुई थी। पीछे देखा तो वो एक सफ़ेद रंग की दीवार थी। हम उस दीवार से भी आगे आ चुके थे, और उसके बाद हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। वो मुझसे जानना चाहते थे क्या हुआ है, और मैं उनसे जानना चाहता था क्या हुआ है। मैंने भी उनसे सवाल किया। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अपनी आंखों से देख चुका हूँ, अब तो मुझे यकीन करना होगा। इन गुफाओं में कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो हमें दूर ले जा रही है, सीधा न्यूयॉर्क की सड़कों पर ले गई। शायद इसमें वो पोर्टल हैं जो जगह अलग अलग ढूंढते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। वो जंगल भी कोई और देश का होगा, लेकिन वो अजीब से लोग और वो अजीब से जानवर वो समझ से बाहर हैं। हो सकता है धरती का कोई कोना हो जहाँ पर ये जानवर रहते हों और इंसान ना रहते हों, हो सकता है। वो कह रहे थे हमें इस शक्ति का इस्तेमाल ध्यान से करना होगा, हम फंस भी सकते हैं। जैसा कि पुरानी धार्मिक किताबों में लिखा गया है, शक्ति शक्तिशाली के पास ही होनी चाहिए। अगर कोई उस शक्ति को संभाल नहीं सकता तो वो बर्बाद हो जाता है। ये गुफाएं पवित्र हैं, इसका इस्तेमाल देवता किया करते थे, और देवता इसका इस्तेमाल करते भी इंसानियत के लिए थे। बेवजह इस्तेमाल नहीं हो सकता इसका। वो डरे हुए थे, वो वापस जाना चाहते थे, और मैंने अब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं अकेला ही कर सकता हूँ,
मुझे आगे तो जाना होगा, खाली हाथ में वापस नहीं मुड़ सकता। उन्हें धमकाया था मैंने, उन्हें डराया था मैंने, लेकिन वो तो भाग निकले थे सामान वहीं पर छोड़कर। अब उस सामान को वहां घसीटता मैं आगे ले जा रहा था। मैपिंग तो मुझे करनी ही थी उस इलाके की, लेकिन अब आधे इलाके की मैपिंग करके मैं बाहर आ जाऊंगा और कहूंगा बाकी बाद में होगी। एक साथ इकट्ठी मैपिंग नहीं की जा सकती, और कोई ऐसी चीज भी ले जाऊंगा जो कहूंगा अंदर से मिली है। वो सामान को घसीटता हुआ मैं फिर से एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जहां सफेद धुएं की चादर थी। मैं अब पूरी तैयारी कर चुका था। मैंने अपना सामान उतार दिया। मैं वैसे ही कपड़े पहन चुका था जो आगे सही लगे। शायद ये किसी और शहर में निकले, शायद मैं लंदन में पहुंच जाऊं, शायद किसी और कंट्री में पहुंच जाऊं, या भारत के ही किसी और कोने में। मुझे तैयार रहना होगा, मुझे तैयारी करके जाना होगा। वो सामान एक बैग में डालकर मैं बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनकर अब उस चादर के अंदर गया था। वो धुएं की चादर छंटी और जिस जगह पर मैं था आंखें फटी की फटी रह गई थी मेरी। सामने वो बड़ी सी घड़ी। ये लंदन शहर था, लेकिन हैरान मैं इसलिए था आसपास कोई इमारत नहीं थी। पुराने ज़माने के वो किले, पुराने ज़माने के बने हुए वो घर, और बाकी सड़क तक कच्ची थी। ये समय कौन सा है? मैं शायद किसी और समय में आ गया था। पीछे देखा मैंने वो लाइट की बड़ी सी इमारत, और इधर उधर देखता गया, दूसरी लाइट की इमारत ढूंढने की कोशिश करता गया। वो दिख नहीं रही थी। मैं पत्थर में नहीं जा सकता था और दूसरा दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। ये जो दरवाजे हैं ये सिर्फ दूसरी जगह तक ही नहीं लेकर जाते, दूसरे समय में भी लेकर जाते हैं। मैं इतिहास में था। लंदन का कौन सा साल है ये? आगे एक जगह छोटी सी फट्टे पर रखी हुई वो न्यूज़पेपर की दुकान बनाई हुई थी उस लड़के ने, छोटा सा लड़का जिसकी एक आंख नहीं थी। यहाँ अखबार को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। साल 1918। ये पहले विश्व युद्ध का समय था और युद्ध चरम पर था। यहाँ फैक्ट्री में काम तक बंद पड़ा हुआ था और हर तरफ भूखमरी तक फैलने की हालत हो चुकी थी। मैं 1918 में आ गया। अब क्या करूं? यहाँ कोई ऐसी चीज़ उठाता हूं जिसे वापस ले जाऊंगा, लेकिन वो लाइट की इमारत, मैं उस इमारत तक कैसे पहुंचूं? मैं बिल्कुल ऊंची जगह पर जाना चाहता था जहां से मैं दूर दूर तक देख सकूं। एक बड़ी सी इमारत दिखी मुझे जो शायद 8 से 10 मंजिला होगी। उसके ऊपर जाने के लिए मुझे परमिशन लेनी थी, लेकिन एक इंडियन को देखकर वो तो इमारत में पैर रखने को नहीं कह रहे थे। मैं क्या करता? भले ही मैं इंग्लैंड में रहने वाला था, रहता तो मैं हिंदुस्तानी, मेरी चमड़ी तो हिंदुस्तानी थी, इसलिए वो गोरे मुझे बाहर निकाल रहे थे। मैं बस झांकता रहा इधर उधर, कैसे ढूंढूं वो इमारत? घर जाने का रास्ता सिर्फ उस इमारत में है। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन मैं भाग भाग कर बस उस लाइट को ढूंढता रहा हर दिशा में। यहाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी जो उस रोशनी को ढक देती। हर दिशा में देखा मैंने और मुझे वो लाइट नज़र नहीं आई। कई घंटे गुजारे थे मैंने वहाँ पर लंदन की सड़कों पर। वो लोग जो अमीर कहलाया करते थे किसी समय, वो भी सड़कों पर आए हुए थे। युद्ध शुरू हो चुका था और यहाँ पर मैं अकेला घर जाने का रास्ता ढूंढते हुए। एक औरत मिली थी जो सड़क पर फल की एक रेडी लगा रही थी। उसके पास जाकर हाथ जोड़कर मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आया। उसकी टांगें नहीं थी। उसकी टांगें एक बम के कारण टूट चुकी थी जो उसके घर पर गिरा था। वो यहाँ इन फलों को बेचकर गुजारा कर रही थी। उसकी आंखें भी नम थी। वो सोच रही थी कि मैं कुछ खरीदूंगा और उसकी आज कमाई होगी। लोगों के पास पैसे भी काफ़ी कम हो गए थे। युद्ध ये विनाशक था और मैं मुफ्त में ढूंढ रहा था खाने के लिए कुछ। मेरी ज़बान गले तक ही रह गई जब उसकी टांगें देखी थी मैंने। उसकी आंखों के आंसू देख मैं सोच रहा था अब क्या करूं? मेरी जेब में तो पैसे तक नहीं जो मैं उसे दे दूं, लेकिन वो मेरे हाथ में एक गैजेट था, वो मैं उसे दे नहीं सकता था। वो मैपिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उसे दिखाऊं और समझाऊं, ये देखो कैसी चीज़ है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कहीं ये मुझे जादूगर ना समझे।
उस जमाने में जादूगरों को आग लगा दी जाती थी। यहाँ जलना नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं उस औरत से दूर जाने लगा। उस पर दया आ रही थी, दान करना चाहता था, लेकिन अपनी जान थोड़ी ना दान की जाती है, इसलिए चुपचाप वहां से निकल पड़ा। अब आगे जाकर मेरी नजर बस आसमान पर, लेकिन वो रोशनी दिख ही नहीं रही। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला था। आंखों से आंसू बहे जा रहे, भूख के कारण बुरा हाल, और कोई भी मांगने वाले को कुछ देता नहीं। वहां कई लोग थे जो नीचे गत्ता सा बिछाकर उस पर बैठ जाते और मांगना शुरू कर देते। कुछ की टांगे नहीं थीं, कुछ की आंखें नहीं थी, और हट्टा कट्टा मैं इस तरह मांग रहा, शर्म के मारे मरा जा रहा था। धीरे धीरे रात घिर गई। भूखा मैं, पेट में गुड़गुड़ हुए जा रही, और इस अंधेरे में ठंड बहुत ज्यादा। मैं रोता रोता आगे बढ़ा था और दूर रोशनी की वो किरण, वो रोशनी की इमारत दिखी थी मुझे, बड़ी सी बीम जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं भागा उस तरफ। अब वहां ठंड के मारे बुरा हाल हो चला था और मेरे पास जैकेट तक नहीं थी। अब गुफा में इतनी ठंड थोड़े ना होती है, ऐसे कपड़े तो मैं पहन कर ही नहीं आया था। ठंड बढ़ती गई और मैं भागता गया। भागते भागते गर्मी आ गई थी और शरीर भूख के कारण मरा जा रहा था। उस इमारत तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। वो काफी दूर थी। मैं भागकर वहां पहुंचा था। मैं तो टैक्सी तक नहीं ले सकता था। वहां तो लोग पर्सनल गाड़ियों में जा रहे थे। वो गाड़ियों के टायर साइकिल के टायर जैसे थे। उसमें 2 लोग बैठ जाते तो शायद वो टायर भी टूट जाते। इस तरह मुझे भागना पड़ा था। घोड़ों की वो मैदान से बने हुए, जिन्हें देखते देखते उस जगह पहुंचा था मैं। यह पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। पुलिस स्टेशन का वो दरवाजा जिसके अंदर से बाहर निकलते पुलिस वाले, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा ये धुएं की चादर, मैं इसे पार कैसे करूंगा। 5 पुलिस वाले थे वो, जो बाहर बंदूकें लेकर खड़े थे। वो इतने सख्त तरीके से खड़े थे कि मैं भागता तो शायद वो गोली चला देते। वहां अंदर घुसना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एक ही तरीका था। वो मुझे उस पुलिस स्टेशन में उसी दरवाजे से लेकर जाते। अगर वही पकड़कर अंदर ले जाए तो कैसा होगा। मैं भागता हुआ एक पुलिस वाले के पास गया और उसके मुंह पर वो जबरदस्त मुक्का मारा था मैंने। लेकिन उसके बाद उसने उठकर जो मुक्का मारा मेरे पेट में, वो बहुत दर्द कर रहा था। मुझे उठाया, मेरी बाजुएं पकड़ी और घसीटता हुआ मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाने लगा। बाकी 3 ने भी मुझे पकड़ लिया था। वो बार बार मुझे बालों से पकड़ते और कुछ बाल मेरे सर से उखाड़ भी दिए थे। इतनी जोर से पकड़ा था। जैसे ही उस पुलिस स्टेशन के दरवाजे से वो अंदर गए, शायद उनकी बाजुओं से, उनके हाथों से ही गायब हो गया और मैं उस सुरंग में था। मुझे सुरंग के अंदर ले जाया गया था, जबकि वो अपने समय में ही रह गए। अब यहाँ घबराया हुआ मैं सोच रहा था, करूं तो करूं क्या? क्या मुझे वापस जाना चाहिए या आगे बढ़कर जानना चाहिए दरवाजों में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा फायदा करवा सकती है? मुझे लालच सी होने लगी थी। मुझे लगा था मैं पुराने जमाने में चला जाऊंगा और वहां से कोई ऐसी चीज ले आऊंगा जो आज काम आ जाए, कोई कीमती चीज, कोई एंटीक चीज। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे अस्त्र पड़े हैं, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। हंस पड़ा था मैं और कहा, पुराने जमाने की कोई चीज तो उठा कर लाऊंगा। अब से समझदारी से काम करूंगा। अगर तो जमाना आज का हुआ तो यही कपड़े रखूंगा, जमाना पुराना हुआ तो शर्ट उतार दूंगा, और जमाना बहुत पुराना हुआ तो पूरा नंगा होकर पत्ते बांधकर घूमना शुरू कर दूंगा। लेकिन कोई ना कोई काम की चीज लेकर जरूर आऊंगा। फिर से उस सामान को घसीटता हुआ मैं आगे गया और उससे निकाल निकाल कर खाना भी चलते चलते खाता गया। जब पेट भर गया, मैं फिर एक ऐसी जगह पर था जहां वो धुएं की चादर थी। अब इस धुएं की चादर में घुसकर मैं सही से काम करने वाला था। कोई ना कोई चीज़ तो लेकर आऊँगा ही मैं, शायद इसके पार ले जाई जा सके वो चीज़। अब मैं धुएं की चादर में गया और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, यकीन कीजिए वहाँ ना तो ये कपड़े चलने वाले थे, ना आधे कपड़े, और पूरा नंगा भी हो जाता तब भी अजीब ही लगता। मैं भविष्य में पहुँच गया था। ये शहर लॉस एंजलिस था। यहाँ मैं घूमने के लिए पहले भी आ चुका था, लेकिन इस तरह बर्बाद बिल्डिंग, इस तरह बर्बाद शहर मैंने कभी नहीं देखा था। हर जगह टूटे फूटे घर, यहाँ अधमरे इंसानों की लाशें पड़ी थी। वहाँ कई कटे फटे इंसान थे। कटे फटे इस तरह, कुछ की आंखें नहीं, कुछ की टांगे नहीं, कुछ की बाजुएं नहीं।
ऐसा लग रहा था कोई युद्ध हो जो अभी अभी खत्म हुआ था। लेकिन मैं भागता हुआ एक आदमी के पास गया और पूछने लगा, ये कौन सा समय, ये कौन सा साल चल रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बर्बादी का साल, ये इंसानों का अंत चल रहा है। मैं फिर भी पूछता रहा, बताओ कौन सा साल है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कहीं और से आए लगते हो, तुम्हारे कपड़े कितने पुराने से हैं, ये कैसे पहन रखे हैं तुमने? मैं बस उससे जवाब चाहता था, साल, और उसने जवाब दिया 2050। 2050 में धरती का ये हाल हो गया? यह शहर किससे युद्ध हुआ? अमेरिका का किससे युद्ध हुआ? तो उसने कहा, अमेरिका का युद्ध किसी देश से नहीं हुआ, किसी सभ्यता से नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ तकनीक से। वो रोबोट्स जिनसे युद्ध हुआ वो जीत की कगार पर हैं। तुम देखो, यहाँ तुम्हें घूमती हुई कई मशीनें मिल जाएंगी। मैंने कहा, मशीनें? लेकिन मशीनें इतनी आगे कैसे हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मेरी तरफ देखकर घूरे जा रहा था और कहा, तुम पागल तो नहीं जो मुझसे सवाल किए जा रहे हो? देखो मेरी टांग से कितना खून निकल रहा है, मेरी मदद करो। मैंने अपनी वो शर्ट उतारी, जल्दी से उसकी टांग पर बांध दी, जिससे उसका खून रुक गया। अब वो मेरा धन्यवाद कर रहा था और मैंने भी उससे कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, साल 2023 से, लेकिन मैं यहाँ आ गया और बताओ मुझे क्या क्या हुआ है, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तब वो एक एक करके बताता गया। साल 2020, यही साल था जब बर्बादी का समय शुरू हुआ था। साल 2020 से ही तब काम करना शुरू हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तब कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे थे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही थी। ये तकनीकी दिमाग, यानी कि आर्टिफिशियल दिमाग जो एक मशीन का बनाया जा रहा था। साल 2022 ऐसे कई सॉफ्टवेयर आने लगे जो अपने आप सोच पाते थे। आप उन्हें कमांड दें, वो खुद ही सोचकर दुनिया से कई चीज़ें ढूंढकर आपके सामने ला देते। साल 2023 अब ऐसी फोटोज़ बनने लगी थी जो अपने आप ये बना सकते थे, वो इंसानी चेहरे बना सकते थे, लेकिन ऐसी पेंटिंग्स जो इंसान तक ना बना पाए वो बना देते थे। साल 2024 अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में आम कर दिया गया, लोगों की सोच भी उनसे जुड़ने लगी। साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम की चीज़ बन चुकी थी और लगभग 30% इंसानों के काम खत्म हो चुके थे। उसके बाद ऐसी मशीनें बनाई गई जिनमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई। इसके बाद बर्बादी शुरू हो गई। जब इन मशीनों को ये कमांड दी गई कि काम करना है, वो हमें कमांड देने लगे कि हमें उनके लिए काम करना है। वो सभी इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना दिमाग बना चुके थे। ये मशीनी दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंसानी सभ्यता का खात्मा चाहते थे। और साल 2032 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जीन्स से भी छेड़छाड़ कर पाए। ये एक नॉलेज वाली ऐसी मशीन बना पाए जो हमारे जीन्स से छेड़छाड़ कर सकते थे, उनमें बदलाव कर सकते थे। कुदरत के बनाए DNA से छेड़छाड़ करने की ये तकनीक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बना ली थी। हमारा इंसानी दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इन्होंने पहुँचा लिया था। इसके बाद ये बर्बादी चलती गई और इसे रोका नहीं जा सका। आज हम खत्म होने की कगार पर हैं, इनसे युद्ध भी नहीं कर पा रहे। यहाँ घूमती हुई मशीनें देखो। पहले कभी फिल्मों में ये दिखाया जाता था कैसे मशीनें, जहाँ मशीन आ जाए वो इंसानों को मारती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मशीनें घूम रही हैं, तुम इन्हें मारने की कोशिश करो, फिर समझ जाओगे ये क्या करती हैं, ये किस तरह से हमारे शरीर में बदलाव करती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी टांग किसने काटी है? मैंने कहा इस मशीन ने। तो उसने कहा नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे दिमाग से जुड़ सकती है। मैंने चाकू से अपनी टांग काटी, मुझे दर्द भी हो रहा था, मेरी बाजू अपने आप चली थी। अपने आप को मारने की कोशिश की मैंने। जब मैंने आत्मसमर्पण कर दिया तब छोड़ा इसने। और इसी तरह इंसान हारते जा रहे हैं, इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं जानता था यहाँ से मुझे जल्दी से बाहर निकलना है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सामने वो इमारत चमकदार रोशनी ऊपर जाती हुई दिख रही थी। मैं उस तरफ भागने लगा और वो मशीनें मुझे देखकर अजीब सा व्यवहार कर रही थी। मेरी तरफ पूरा झुंड बढ़ने लगा था, जैसे वो जानते हो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं इतिहास में जा सकता हूँ, उन्हें जानकारी थी और मुझे पकड़ने के लिए वो मेरे करीब आने लगी थी। भागता गया
मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था और भागता भागता उस इमारत के पास था। तभी मुझे एक मशीन ने पकड़ लिया। वो मशीन जैसे मेरे अंदर एक सुई घुसाना चाहती थी, वो भी मेरी गर्दन में। उस मशीन को मैंने पकड़ा, लेकिन बाकी मशीनें मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। मैं इनसे लड़ नहीं सकता था, मुझे बस उस दरवाजे के पार जाना था। उसे घसीटते घसीटते मैं दरवाजे के पार था और मेरे साथ वो मशीन भी उस सुरंग में। कोई और मशीन वहां नहीं आ पाई, लेकिन वो मशीन वहां पहुंच गई थी। मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो हैंग हो जाती। शायद खास सिग्नल्स जो उस समय बनाए गए होंगे, उससे इन तक डाटा पहुंच रहा था। इनका अपना दिमाग नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे हैंग ही हो गई। वो मशीन थी इंसानों जैसी, लेकिन हैंग हो चुकी। वो रोबोट वहीं पर पड़ा था और अब मैं ये सोच रहा था, इसे लेकर बाहर जाऊं तो कोई यकीन करेगा? ये विनाश का कारण भी तो बन सकती है। इसे लेकर मुझे किसी और समय में जाना होगा, इसे किसी और समय में भेजना होगा। मैं भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, इसलिए और दरवाज़ों में और ज़्यादा जानना चाहता था। मैं इसके बाद कई दरवाज़ों में गया। कई में मुझे भविष्य नज़र आया तो कई में इतिहास नज़र आया। मैं हज़ारों साल पीछे भी गया और सैकड़ों साल आगे भी गया। कई बार सैकड़ों साल होते, कई बार हज़ारों साल आगे चला जाता। भविष्य भी बहुत अच्छा था। बार बार विनाश होता, बार बार नया निर्माण होता। ये सिलसिला जैसे चला रहा था। पहले तो मैं घबरा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इंसान फिर उठ खड़े होते, बार बार निर्माण करते। वो तकनीक फिर से विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती, फिर से हम बनाते और फिर से भविष्य में इंसान की आदतें उसे प्रलय की ओर ले जाती। इसके बाद मैंने सोचा था ये आखिरी दरवाज़ा होगा। मेरे दिल को सुकून मिल चुका था कि इंसानों का अंत नहीं होगा, तो मैं आखिरी दरवाजे की तरफ चलता हूँ। कोई तो ऐसी जगह होगी जो हमारे इस समय के करीब की हो। तब मैं उस आखिरी दरवाजे में गया था, ये सोचकर कि यहाँ जाऊँगा, इसके बाद इस नक्शे को बनाकर वापस आ जाऊँगा। इन दरवाज़ों के बारे में किसी से बात नहीं करूँगा। मैं उस आखिरी दरवाजे में गया था। मैं एक ऐसी जगह में पहुँचा था जो भारत का ही हिस्सा था। मैं आगे की तरफ बढ़ा। मैं साल जानना चाहता था। मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता था और यहाँ पर कुछ समय बिताकर मैं वापस पहुँच जाता। सामने एक जगह वो बड़ी सी रोशनी मुझे नज़र आ रही थी, जिसके सहारे मैं वापस चला जाता उन गुफाओं में और उसके बाद गुफाओं से बाहर निकल जाता। मैंने ये ठान रखा था। मैं घूमने लगा और लोगों से पूछने लगा। वहाँ हर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। मैंने पूछा, आखिर ये कौन सी जगह है? एक आदमी ने कहा, नैनीताल। मैं जानता हूँ नैनीताल को। उत्तराखंड में बहुत ही सुंदर जगह है। और वहाँ घूमते घूमते मैंने एक आदमी से साल पूछा और उसने बताया 1974। मैं पुराने समय में पहुँच गया था और मुझे ये समय काफ़ी पसंद है और ये जैसे मेरी जवानी का समय था। तो मैं यहाँ सोचने लगा, कभी मैं यहाँ आया था। वो पुराने समय में हम जा तो नहीं सकते, लेकिन ये दरवाज़ा था जो मुझे सच में पुराने ज़माने में ले गया था। वो पुराने लोग, उनसे बातें करने को बहुत मन कर रहा था और यहाँ घूमने आए कई टूरिस्ट अलग अलग देशों से आए हुए थे। ऐसे ही एक आदमी मेरे पास आकर बैठा और वो मुझसे पूछने लगा था, आखिर यहाँ अच्छा खाने के लिए क्या है? मैंने उससे कहा, यहाँ खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो यहाँ खास तौर पर एक जगह पर घूमने के लिए आया हुआ था। मैंने पूछा, कौन सी जगह? तो उसने कहा, कैंची धाम। मैंने सुना है वहाँ पर कुछ चमत्कार से होते हैं। मैंने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी था, लेकिन कोई चमत्कार होते हुए देखा नहीं। तुम्हें काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो हंसने लगा था। उसके बाद मैं उससे बात करता गया। उसका नाम स्टीव था और बातों बातों में हम इधर उधर की बहुत सारी बातें करने लगे। वो भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और मैं उसे बहुत सारी बातें बताता गया। वो हैरान हो गया था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता हूँ। तब वो पूछने लगा, क्या मैं भविष्य के बारे में इतना सब कुछ अपने आप जान सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, अपने आप नहीं जान सकते। मैं किसी शक्ति के कारण भविष्य नहीं जान पाया हूँ, या कहूँ एक जगह से मैंने ये ज्ञान पाया है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब वो मुझ पर हंसने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, भविष्य के बारे में कोई जान ही नहीं सकता।
तब मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपने बैग से वो GPS वाला ट्रैकर दिखाया। उसमें मैप था, उसमें बहुत सारी चीज़ें खोली जा सकती थी। वो पतली सी स्क्रीन थी, या कहूँ एक टैबलेट था, उससे फ़ोन भी किया जा सकता था, लेकिन इस समय में नहीं। मैंने उसे गैलरी में फ़ोटोज़ दिखाई, कई भविष्य की फ़ोटोज़ जो मैंने खींच रखी थी, कोई इस समय की फ़ोटोज़, गुफाओं की फ़ोटो, अपने परिवार की फ़ोटो। लेकिन उसकी हैरानी सबसे ज़्यादा थी उस टैबलेट को देखने में। आखिर इतना पतला टीवी कैसे बना लिया गया? मैंने कहा यही तो जादू है, भविष्य में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तुम्हें पता है हमारे समय में सबसे बड़ी कंपनी उसने ये टैबलेट बनाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद तुम मुझसे भविष्य ना बदल दो। वो मुझ पर हंसता जा रहा था, लेकिन हैरान था, इतना पतला टीवी तो बहुत मोटे होते हैं ना, और क्या इससे बात की जा सकती है? क्या इसमें तार नहीं लगती फ़ोन करने के लिए? मैंने कहा नहीं, इसे मोबाइल कहा जाता है, भविष्य में तुम्हें देखने को मिलेगा। तब उससे अलविदा लेकर मैं चल पड़ा था उस तरफ। वहाँ एक पहाड़ी पर वो दरवाज़ा बना हुआ था, लेकिन उसने पीछे से आवाज़ लगाई थी, क्या मुझे अपना धर्म छोड़ देना चाहिए? इतनी सारी चीज़ें तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मैं अपना गुरु बना सकता हूँ? मैं अपना धर्म छोड़ना चाहूँगा। मैंने उससे कहा था धर्म छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो? उसने कहा क्रिश्चियन। मैंने कहा क्रिश्चियन ही बने रहो। तुम्हारे धर्म में वो कौन सी चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा बताया जाता है, जो इंसान के लिए सबसे खास थी, उसके बाद इंसान बदल गए? वो सोचने लगा। मैंने कहा बस उसके बारे में सोचते जाना, भविष्य का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। मैंने उससे मजाक में ही कहा था और उसके बाद मैं आगे चल पड़ा था। जैसे ही उस दरवाजे के मैं पास पहुंचा, वो पीछे से आ रही आवाज़ें मैंने सुनी थी। वो बार बार कह रहा था सेब सेब। हमारे धर्म में जो सबसे खास चीज़ थी वो सेब थी ना, वो सेब जो एडम और ईव ने खाया था। मैं हंसता हंसता उस दरवाजे के अंदर चला गया था और समझ नहीं पाया वो सेब इंग्लिश में कह रहा था, यानी कि एप्पल, और उसका नाम भी स्टीव था। और उसने मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी जो शायद भविष्य बदल देती। वहाँ दरवाजे के सामने खड़ा होकर मैं सोचे जा रहा था, क्या ये लड़का वही स्टीव था? मैं अब उन गुफाओं से बाहर आ गया था और उसके बाद कई लोग मुझसे पूछना चाहते थे गुफाओं में हुआ क्या। वो जो दो मेरे साथी थे, उनकी उम्र 20 साल बढ़ चुकी थी। वो बूढ़े होकर बाहर निकले थे। वो गुफाओं के अंदर भटकते रहे और दरवाज़ों के अंदर से निकलते गए और उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई। ये मेरी किस्मत थी कि मेरी उम्र नहीं बढ़ी और मैंने किसी ऐसे दरवाजे का चुनाव नहीं किया जहाँ पर मैं फंसा रहा हूँ। वो अपनी उम्र बढ़ाकर वहाँ आए थे और दरवाजे को ढूंढ ही नहीं पाए थे। दोनों बाहर बूढ़े निकले थे और मुझसे उस बिजनेसमैन ने पूछा था, क्या वो शक्तियाँ अंदर मौजूद हैं? मैंने भी वो मैप आगे की तरफ बढ़ाने की बजाय अपनी जेब में डालकर कहा, सच में मुझे यकीन हो गया, वो शक्तियाँ महान हैं और मैं चाहता हूँ इसका मैप कोई ना बनाए। इसका इस्तेमाल बहुत बुरा किया जा सकता है। ये शापित गुफाएं हैं, इसमें महान शक्ति है और इसे बंद कर देना चाहिए। मैं उन गुफाओं से निकल आया था और मैं नहीं जानता उन गुफाओं का इस्तेमाल किया गया या नहीं, लेकिन अब मैं घमंड नहीं करता। मैं जानता हूँ हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है और आज भी मैं जब इंटरनेट पर अपने बारे में सर्च करता हूँ मुझे वो गर्व नहीं होता। सच में ये ब्रह्मांड विशाल है और यहाँ की शक्तियाँ महान। हम तो इसके कुछ कण ही हैं और शायद इतिहास में मैंने भी छाप डाल दी थी जो आज भी लोगों के काम आ रही है। मैं अब अपने काम को बड़े ही लगन के साथ करता हूँ और घमंड ज़रा भी नहीं करता। मेरी इस आप बीती पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता और मैं किसी को अपना खास नाम लेकर बताना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये कहानी एक काल्पनिक कहानी बनकर ही रहे और वो गुफाएं लोगों से छिपी ही रहें।